हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित कुमार और बहुत बहुत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद अंकित में। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्वायरमेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि जो इन्वायरमेंट पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप पेपर 1 की बात करें एनटीए नेट में, चाहे आप ज्योग्राफी पेपर 2 इन्वायरमेंट की जो यूनिट है यानी कि फोर्थ यूनिट, आप जानते हैं इसके बारे में। इन दोनों में से किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड। यानी कि देखो, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन एक अलग चीज है, उससे रिलेटेड आपने कई सारे प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन पढ़े होंगे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया के लेवल पर भी। लेकिन मूवमेंट अलग चीज है, जो कि एक ग्रामीण संप्रदाय के द्वारा, वहां की लोकल बॉडीज के द्वारा जो एक प्रोटेस्ट किया जाता है एनवायरनमेंट को कंजर्वेट करने के लिए। जब कोई एक ऐसी पॉलिसी बन जाती है जिसके कारण एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, उससे नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, तो इससे रिलेटेड नए नए मूवमेंट्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। काफी 4 5 6 7 मूवमेंट है ऐसे जो आपको देखने को है। ठीक है, उनको उनके बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ इसके नोट्स आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सबसे पहले मेरे बारे में देख सकते हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार। अगर आपने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के लेक्चर्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज की फ्री डेली लाइव क्लासेस में वहां पर लेकर के आया हूँ। पूरी सीरीज चल रही है और डेली पीवाईक्यूज की जो क्लासेस हैं ये आपके तब तक चलेंगी जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर और डेली पीवाईक्यूज की फ्री क्लासेस ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, बिल्कुल आसान और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके, ज्योग्राफी विद अंकित ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आपको एज इट इज अप्लाई करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर। ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरी क्लासेस के अलावा बाकी जो एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस भी आप देख पाएंगे। अभी जो हमारा चल रहा है, देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन ज्योग्राफिकल टेक्निक हमने कंप्लीट किया है और पीवाईक्यू उसका कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम जो रनिंग में है वो अल्टीमेट रिवीजन कोर्स ऑन ज्योग्राफी विद पीवाईक्यूज, ये हमारा कोर्स अभी चल रहा है। क्योंकि नेट का एग्जाम पास है तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन और प्रैक्टिस स्पेशल क्लास में, रिवीजन आपका प्लस क्लास में करवाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप मेरी काफी सारी क्विक रिवीजन की क्लासेस दे सकते हैं। रीजनल कॉर्पोरेशन पे मैंने क्लासेस ली हैं, कन्वेंशन प्रोटोकॉल जो है उस पर क्लासेस ली हैं, इरोजनल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, सेंसस ऑफ इंडिया, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, आप काफी सारे जो बहुत सारी क्लासेस हैं मेरी, उन सभी को आप मेरी प्रोफाइल में जाकर के देख सकते हैं। 160 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं प्रोफाइल में जाकर के मेरी। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ये जो पूरा पीडीएफ मटेरियल है, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, ये फ्री नोट्स हैं बिल्कुल, कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाए। ये नोट्स और बाकी इसके अलावा जितने भी बाकी नोट्स होते हैं जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ फ्री वाले, सारे नोट्स आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होते हैं। वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट मूवमेंट जो हुए हमारे इंडिया इंडिया के लेवल पर, उन सभी को हम देखेंगे। काफी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बस ये कुछ मूवमेंट जो आपके सामने लिखे हुए हैं वो आपको देखने हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। क्विक रिवीजन हम करेंगे सभी का और बहुत आसान भाषा में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हम किन किन मूवमेंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिश्नोई मूवमेंट। ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट किस प्रकार का मूवमेंट था। और देखो, जब भी आप मूवमेंट्स पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जाकर के सही करना है। तो नंबर एक उसकी, देखो, आपको एक तो ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो फोकल पॉइंट था, ठीक है, फोकल पॉइंट था यानी कि वो कहाँ से शुरुआत हुई है उस मूवमेंट की, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर तीन, उसका जो बेसिक थीम है, ठीक है, किस चीज को लेकर के ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसके अगेंस्ट में क्या चीजें रही हैं, इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके जो प्रमुख लीडर रहे हैं, किसी भी इनमें से कोई भी अगर मूवमेंट है, उसके लीडर, ये लीडर आपको पता होने चाहिए। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 4 5 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो जिससे कि आपका
ये पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहला इसी तर्ज पर हम देखेंगे। सबसे पहला मूवमेंट अपना बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट जो है वो रिलीजियस सेक्ट मूवमेंट है। सेक्ट यानी कि संप्रदाय, रिलीजन धर्म होता है, सेक्ट माने संप्रदाय। एक संप्रदाय का एक मूवमेंट है जो कि वेस्टर्न थार डेजर्ट में, जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट है इंडिया के, वहां पर ये आपको मूवमेंट दिखाई देगा। क्या क्या बातें हैं अभी देखेंगे एक एक करके। इसके बाद हम देखेंगे चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था गोपेश्वर में, जो कि एक तहसील है किसकी, चमोली जिले की। चमोली जिला यानी कि उत्तराखंड में चमोली जिला, ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम एपिको मूवमेंट देखेंगे, साइलेंट वैली मूवमेंट देखेंगे, नर्मदा बचाओ मूवमेंट देखेंगे, गंधर्मर्धन मूवमेंट देखेंगे, और टेहरी डैम जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको देखेंगे। इन मूवमेंट को अगर आपने कवर कर लिया तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी रिसेंट दिसंबर 2019 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस मत करना और शेयर करना है सभी को ज्यादा से ज्यादा। और ये सारे नोट्स जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा जो मूवमेंट आता है बिश्नोई मूवमेंट, या फिर विश्नोई मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सबसे पहला मूवमेंट बिश्नोई या विश्नोई मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। देखो बिश्नोई या विश्नोई क्या है, ये एक रिलीजियस, एक संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय है ये, ठीक है। ये क्या है, एक हिंदू संप्रदाय है जो कि कहां पर रहने वाले हैं, वेस्टर्न थार डेजर्ट में रहने वाले हैं। नॉर्दर्न स्टेट जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस एरिया में ये एक संप्रदाय है जो कि गुरु जम्बेश्वर महाराज, गुरु जम्बेश्वर महाराज जो है इनके फाउंडर रहे हैं 1451 में, और 1536 में इनका जन्म और मृत्यु हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसने फाउंड किया है, गुरु जम्बेश्वर महाराज ने इसको फाउंड किया था। इस ये जो सेक्ट है ना, सेक्ट यानी कि जो संप्रदाय है, जो कि ये संप्रदाय जो है 29 प्रिंसिपल को और जो कमिटमेंट्स होते हैं इनको ये फॉलो करते हैं। ये जो 29 प्रिंसिपल हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये गुरु जम्बेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो बिश्नोई है, जिनको हम सेक्ट बोल रहे हैं, संप्रदाय बोल रहे हैं, ये भारत के सबसे पहले इन्वायरमेंटलिस्ट कहे जाते हैं। यानी कि जो पर्यावरणवादी है ना, पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को कंजर्वेट करना, सबसे पहले पर्यावरणवादी कहे जाते हैं। ये नेचर बॉर्न, नेचर लवर, ये जन्म से ही नेचर लवर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। शुरू जैसे ही इनको यही चीजें इनमें सिखाई जाती हैं, जो 29 प्रिंसिपल हैं, ये आपको याद नहीं करने, बस इसमें यही चीज सिखाई जाती है कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से हमें बचाना है, इन्वायरमेंट हमारे लिए किस प्रकार से एक देवता के समान है, इन्वायरमेंट की पूजा करो, उसमें फेथ रखो, ये सारी बातें इसमें सिखाई जाती हैं। इकोलॉजी को बचाने से रिलेटेड, इकोलॉजी को कंजर्वेट करने से रिलेटेड इसमें सारी बातें सिखाई जाती हैं, ठीक है। और किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचाना है, जो इन्वायरमेंट को बचाएगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, वही एक सच्चा बिश्नोई कहलाएगा। इस तरीके की इनकी अवधारणा है, इस तरीके के इनके कंसेप्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिश्नोई मूवमेंट है वो श्री जो गुरु है इनके, गुरु जम्बेश्वर महाराज के द्वारा शुरू किया गया था, इसको फाउंड किया गया था, जिनको जम्बोजी महाराज भी कहते हैं, ठीक है। इनको जम्बोजी महाराज भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो विजन है इनका, जो विजन है ये ऑल माइटी गॉड, इस तरीके के इनके कंसेप्ट रहते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें 2019 में, 2019 में तो इनकी जो एस्टिमेटेड फॉलोवर थे पूरे इंडिया में, तो वो 9,60,000 इनके एस्टिमेटेड फॉलोवर हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिखा है, ये जो गुरु जम्बेश्वर महाराज फाउंड द सेक्ट, ये जो रिलीजन है, ये जो आपका संप्रदाय है, इसको उन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था। कहाँ पर, समर्थल ढोरा इन 1485 में। और इनकी जो टीचिंग थी, इनके टीचिंग के साथ, और इनकी जो 120 शब्द हैं जिनको हम शब्द ध्वनि कहते हैं, ये इनकी टीचिंग के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर कहे जाते हैं भारत के सबसे पहले। अब जो बात आती है वो कहाँ से शुरू होती है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की, जैसे आपने देखो पढ़ा होगा, आपने चिपको आंदोलन पढ़ा है कि पेड़ों के साथ जाकर के सारे जो गौरा देवी और उनके बाकी उनके जो कॉलीग्स थे वो सारे जाकर के उनके साथ ही वहां पर जाकर के पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को बचाया। लेकिन वो शुरुआत वहां से नहीं होती, बल्कि वो देखो आप इतनी समय में अगर आप पीछे जाओगे तो ये कब हुआ है ये प्रोटेस्ट, ये देखो आप 1485 में नहीं, ये 1730 में हुआ है ये वाला प्रोटेस्ट। तो यहाँ से वो चीज निकल के आती है, चिपको मूवमेंट इनसे ही इंस्पायर्ड हुआ है, और पेड़ों पर जाकर के वो चिपक गए और पेड़ों को बचाया, ठीक है। तो ये इसमें क्या सारी चीजें रही हैं इनको चलो देखते हैं। तो एक यहाँ पर हुआ है खेजरी मैसेकर, ठीक है, मैसेकर यानी कि नरसंहार, जो खेजरली मैसेकर है, नरसंहार है, ये अमृता देवी, ठीक है। तो बिश्नोई नरेट द स्टोरी ऑफ अमृता देवी। अमृता देवी की क्या है, ये एक स्टोरी है,
मतलब उन्होंने बचाया था, जो कि एक मेंबर थी इसी सेक्ट की, ये जो संप्रदाय है इसी की एक मेंबर थी, जिन्होंने जिन्होंने इंस्पायर किया बाकी सबको। जो 363 लगभग एस्टिमेटेड एक वैल्यू है ये, कि 361 63 जो बिश्नोई थे, और ठीक है, और जिनको मारा गया वहां पर खेजरी मैसेकर में। क्या सारा चीजें था, जिनको कटिंग डाउन द खेजरी ट्रीज, ये सारे लोग क्या कर रहे थे वहां पे, वो कौन लोग थे जो पेड़ों को काट रहे थे, क्यों ये सारी चीजें हुई हैं, उसको अभी देखेंगे। और ये कब की घटना है, 12 सितंबर 1730 की ये लगभग ये घटना है, जब ये पेड़ों को काटा जा रहा था। तो देखो, महाराजा जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, ठीक है, जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, जिनको जरूरत थी वुड की, जिनको जरूरत थी खेजरी, जो यहाँ का एक होता है पेड़ होता है खेजरी, जो जिसकी ये पूजा करते हैं। अभी इसको अभय सिंह को, ये जो महाराजा थे जोधपुर के, इनको अपने पैलेस को कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पैलेस के लिए इनको क्या चाहिए था, इनको वुड लकड़ी की आवश्यकता थी, जिससे इन्होंने कहा कि जाइए, अपने सोल्जर को भेजा और जो खेजरी के पेड़ हैं उसको काट करके लेके आओ। अब जैसे ही ये बात पता लगी देखो अमृता देवी को, तो अमृता देवी खुद और अब उनके जो बाकी साथी थे, मेंबर थे, इस सेक्ट के संप्रदाय के मेंबर थे, वो सभी गए और जाकर के किससे, जो पेड़ है पेड़ को हक करने लगे, ठीक है, और जो वहां पर ये सोल्जर्स थे उनको रोकने लगे, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, फिर नरसंहार शुरू हो गया, मैसेकर शुरू हो गया। जो महाराजा अभय सिंह के सोल्जर थे, उन्होंने सब ने इनको क्या करा, धीरे धीरे करके इनको काटना शुरू कर दिया पेड़ों के साथ साथ। और जैसे ही फिर और जब तक ये इनको काटते रहे, लगभग देखो एक बोला गया है, ऐसी जानकारी है कि 363 लोग लगभग यहाँ पर काटे गए, उनको मारा गया, किल किया गया उनको, किसको बचाने के चक्कर में, पेड़ों को बचाने के चक्कर में इनको काटा गया। और जब तक देखो ये अभय सिंह नहीं पहुंचे यहाँ पर, तब तक ये मैसेकर यहाँ पर चलता रहा, ठीक है। तो ये सारी घटना यहाँ पर हुई थी। अमृता देवी देखो इसकी इंपॉर्टेंट एक पहलू है, इनको ध्यान में रखना। कब हुआ था, 1730 में सबसे पहले पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचाने की प्रथा यहाँ से शुरुआत शुरुआत मानी जाती है। और इसी चीज को देख करके ध्यान में रखते हुए हर साल सितंबर में ये जो सेक्ट के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं बिश्नोई, वो सब इकट्ठा होते हैं शुक्ल दशमी को, जो भाद्रपद है, हिंदी महीना है ये। और यहाँ पर वो जो इनके कॉमरेड्स हैं, ये जो इनको कॉमरेड्स कहते हैं, कॉमरेड मतलब जो किसी की भी सहायता करता है बिना किसी लालच के, तो उसको कॉमरेड बोलते हैं। तो इनके जो इस बलिदान के लिए वो क्या करते हैं, आगे इसके बारे में एक मीटिंग रखते हैं हर महीने, हर साल की सितंबर को, ठीक है, शुक्ल दशमी को और भाद्रपद में। चलिए, तो ये रहा आपका बिश्नोई मूवमेंट, ठीक है। बिश्नोई मूवमेंट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, चिपको मूवमेंट, जिसको चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। चिपको मूवमेंट देखो कहां से शुरू हुआ था, अब इसी से रिलेटेड, इसी इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, इससे इंस्पायर्ड होते हुए, ये जो आपने अभी पढ़ा है विष्णु मूवमेंट, उससे कि पेड़ों पे कैसे जाकर के चिपक जाना है, उनको बचाना है, इस चिपको मूवमेंट में भी यही सारी बातें हुई हैं। लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप अलग क्या चीज है जो इनके, आप देखेंगे इनका फोकल पॉइंट अलग होगा, इनका ईयर अलग होगा, है ना, और इनमें जो मेन लीडर है वो कौन कौन है वो आपको ध्यान रखना है। जो चिपको आंदोलन है वो क्या है, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट रहा है इंडिया का, जो कि 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, बिगन हुआ था। उस समय पर जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था, आप सभी जानते हैं। 2000 में ये अलग हुआ है, ठीक है, सन 2000 में। एंड व्हेन बिकम ए रिलाइंग पॉइंट ऑफ मेनी फ्यूचर एनवायरमेंट मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड में, भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे जो विश्व में मूवमेंट हुए हैं एनवायरमेंट को लेकर के, उनका एक फ्यूचर एनवायरमेंट मूवमेंट ये बना है, ठीक है। इट क्रिएट प्रेसिडेंट फॉर स्टार्टिंग नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, तो उन्हीं के जो उनके फॉलोवर्स थे, जो कि इसमें आप देखेंगे अभी आगे चंडी प्रसाद भट्ट और इसमें जो दूसरे हैं वो इनके फॉलोवर थे, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोटेस्ट को, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को की तरह आगे बढ़ाया गया। इसमें फीमेल प्रोटेस्ट, जो फीमेल एक्टिविस्ट है, फीमेल एक्टिविस्ट ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और जैसे कि इनके नाम आप याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है, देखो गौरा देवी याद रखना कि किससे रिलेटेड है, जिसको मूवमेंट से रिलेटेड है। केवल गौरा देवी ही नहीं थी, बल्कि ये मतलब ये आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थी ना, गौरा देवी थी, बल्कि इनके अलावा भी और भी थे, जैसे सुरक्षा देवी, ठीक है, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे, और विरुक्षा देवी, ये सारे, और इनके अलावा भी और थे, कई थे। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं,
बाकी भी याद रखना, लेकिन अगर इनको तो बिल्कुल मत भूलना, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। और इनके अलावा एक और नाम अभी आएगा नीचे, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, इन तीनों को याद रखना। ये जो प्रोटेस्ट है इको सोशलिज्म और इको फेमिनिज्म के भी साथ ही साथ अपने साथ आगे लेकर के चलता है। इको सोशलिज्म का मतलब है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी और इको जो हमारा एनवायरनमेंट है, उनका आपस में जो क्या रिलेशन है उसको कंजर्वेट करना। इको फेमिनिज्म, यहाँ पे देखेंगे आप, जो फीमेल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया, इसलिए इसको इको फेमिनिज्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, 1964 में क्या हुआ? 1964 में इससे रिलेटेड देखो, एक एक ये संघ बनाया गया जिसको बोलते हैं दशोली ग्राम स्वराज संघ। ठीक है, वाज सेट अप बाय गांधीयन सोशल वर्कर चंडी प्रसाद भट्ट इन गोपेश्वर। गोपेश्वर में जो गांधीयन सोशल वर्कर थे, गांधी के फॉलोवर थे गांधी जी के, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ये संघ बनाया किस एम से, कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही थी, प्राइवेट इंडस्ट्री, और वो पेड़ों को काट रही थी गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ पर? एक तहसील है चमोली डिस्ट्रिक्ट की, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है जिसको बोला जाता है गोपेश्वर। तो वहां पर इसको काटा जा रहा था फॉरेस्ट को, तो इसको रोकने के लिए ये संघ यहाँ पर बनाया गया था। 1987 में क्या हुआ? 1987 में इस मूवमेंट को, चिपको मूवमेंट को, द राइट लिविंगहुड अवार्ड भी इसको दिया गया है। किसके लिए? जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्वेट करने के लिए, रेस्टोरेट करने के लिए, और इकोलॉजिकल साउंड यूज ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्स, इन सबको बचाने के लिए इसको ये अवार्ड भी दिया गया, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे जो घटना थी वो क्या थी? हियर दे फेस रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी। जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, रिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम था, जिसमें क्या हो रहा था कि जो पीस है, लैंड पीस है, वो किसको? कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा रहा था, और कॉन्ट्रैक्टर उसको क्या करेगा? उसको काटेगा सारे पेड़ों को। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए, जिससे कि क्या होगा, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है हिमालय का, क्योंकि हिमालयन रीजन है पूरा, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा, जिससे इसको बचाने के लिए, ये डिसबैलेंस ना हो इकोसिस्टम, इसको बचाने के लिए क्या करने लगे, जो सारे गौरा देवी और उनके साथी थे वो पेड़ों से जाकर के चिपकने लगे, और उनका नारा भी था, अगर पेड़ कटेंगे तो पेड़ों के हम भी साथ कटेंगे। ठीक है, और पेड़ों से जाकर के वो चिपक गए और पेड़ों को बचाया। देखो, अगर ये सारी चीजें हो रही थी और पेड़ों को काटा जा रहा था, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा था, इसका रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा था जिससे कि इतना बड़ा मास मूवमेंट हुआ है? जो अलकनंदा रिवर है, ठीक है, अलकनंदा रिवर में जुलाई में यहाँ पर क्या आई है, 1970 में बाढ़ आई अलकनंदा रिवर में, मेजर लैंडस्लाइड आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, हनुमान चट्टी में जो नियर बद्रीनाथ है, 320 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हरिद्वार, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले हैं? लैंडस्लाइड आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखो, इसमें और जो भी प्रोटेस्टर थे, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पर नीचे देखो मैंने लिखे हुए हैं, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, ये नेगी है सॉरी, और शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रौरी, ये सारे जो है चिपको आंदोलन के क्या रहे हैं? मुख्य इनके व्यक्ति रहे हैं, जिनको आपको याद रखना है। इनमें से देखो, जो चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को अवॉर्डेड किया गया था रेमन मैग्सेस अवार्ड, 1982 में इनको अवार्ड किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा को इस मूवमेंट से रिलेटेड, इस मूवमेंट के लिए पद्म विभूषण मिला था 2009 में, 2009 में। ठीक है, चलिए, ये था चिपको मूवमेंट। इसके अलावा साइलेंट मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली जो है, आप सभी जानते हैं कि साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क, ये केरल में है। ठीक है, ये क्या है? ये केरल में एक नेशनल पार्क है, आप सभी जानते हैं, साउथ साउथ इंडिया में। ये नीलगिरी हिल्स में, इंडिया इंडिया इट इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स का ये कोर एरिया है। आप सभी जानते हैं नीलगिरी हिल्स का क्या है? कोर एरिया है, जो कि सराउंडेड है किससे? यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है बफर जोन ऑफ इतने, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 148 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इससे सराउंडेड है। ये जो नेशनल पार्क है, ये रेयर स्पीसीज के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, भारत में अगर कहीं फ्लोरा और फौना की सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, तो वो कौन है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये इन रेयर स्पीसीज के लिए जाना जाता है, जो कि एक्सप्लोर किया गया था, यानी कि इसको ढूंढा गया था 1847 में बाय किसके द्वारा?
एक बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट राइट, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ये जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क ये एक लास्ट, एक आप कह सकते हैं कि लास्ट ट्रैक्ट एक बचा हुआ है साउथ वेस्टर्न घाट का, जहां पर आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा माउंटेन रेंज का, जो माउंटेन रेंज फॉरेस्ट है उनका एक सीक्वेंस आपको, ये लास्ट एक ऐसा एरिया बचा हुआ है जहां पर एक सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इतने ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एरिया में, इतने ज्यादा मात्रा में आपको कहीं और भारत में नहीं दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि ये कंटिन्यूस विद प्रपोज कारिम पूजा जो नेशनल पार्क है, इस ये जो साइलेंट वैली है ना, मान लीजिए साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली कंजी करीम पूजा नेशनल पार्क है, इसके नॉर्थ में इसके करीम पूजा नेशनल पार्क है, और इसके साउथ नॉर्थ ईस्ट में मुकुरथी नेशनल पार्क है, नॉर्थ ईस्ट में। और इसका जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया है किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, एंड द पार्ट ऑफ सब क्लस्टर वेस्टर्न घाट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2007। ठीक है, 1928 में देखो अब क्या होता है, 1928 में द लोकेशन ऑफ कुंथी पूजा रिवर, जो कि है क्या है, सरांद्री है, सरांद्री वाज द आइडियल साइट। ठीक है, ये जो कुंथी पूजा रिवर है ना, कहाँ पर है कुंथी पूजा रिवर, सरांद्री में। ठीक है, यहाँ से जो कि निकलती है कहाँ से, ये आपको एक मैंने अभी यहाँ पर नाम बताया है, करीम पूजा नेशनल पार्क से यहाँ से निकलती है। ये आइडेंटिफाई की गई आइडियल साइट, किस चीज के लिए आइडियल साइट डिसाइड की गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इस रिवर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाएगा, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, और 1958 में इसमें एक सर्वे हुआ, द एरिया वाज कंडक्टेड एंड ए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ 120 मेगावाट कॉस्टिंग 17 करोड़ वाज प्रपोज्ड बाय केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हुई हैं कि यहाँ पर 1958 में कि एक सर्वे हुआ जिसमें बताया कि यहाँ पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो 120 मेगावाट की यहाँ पर बिजली लगाई, एक पावर प्लांट लगेगा जिसका 17 करोड़ जिसका क्या रहेगा, पूरा कॉस्ट रहेगा, केरला स्टेट के द्वारा ये बात की गई है ना। अब इन्वायरमेंट इसमें कंसर्न क्या आया कि अगर ये लगाना ही है तो इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या था, तो जो साइलेंट वैली जो हो क्या कहते हैं, जो साइलेंट वैली पार्क है वो एक होम है, वो घर है किनका, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में मिलने वाले लार्जेस्ट लॉयन टेल्ड मैस्क्यूज हैं, और इस तरीके के कुछ इंडेंजर्ड प्राइमेट्स हैं, फ्लोरास हैं, फोनास हैं, और भी, तो उनका घर है। अगर ये यहाँ पर बनेगा तो इसके कारण क्या होगा, इन सब ये सारे फिर से क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे करके ये खत्म होने लगेंगे, है ना। तो 1973 में क्या हुआ, ये वैली जो है बिकम, ये जो पूरी साइलेंट वैली है ये बिकम एक फोकस पॉइंट बन गया, क्या बन गया, इस नाम से इसको फिर आगे जाना जाने लगा मूवमेंट, इस मूवमेंट को सेव साइलेंट वैली, कि अब जो साइलेंट वैली है उसको बचाना है हमें, किससे, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, इससे आपको इसे बचाना है। किस पर बनाया जाना था, ये अक्रॉस कुंथिम पूजा जो रिवर थी उस पर ये बनाया जाना था। ठीक है, द रिजल्टिंग रिजर्वायर वुड फ्लड 8.3 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ वर्जिन रेन फॉरेस्ट एंड थ्रेटन वन, जो लॉयन टेल्ड मैस्क्यूज है, ये इसके लिए पूरा क्या था, ये हार्मफुल रहा। ठीक है, तो 1976 में फिर क्या हुआ, 1976 में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अनाउंस द प्लान टू बिगिन डैम कंस्ट्रक्शन एंड द इशू वाज ब्रॉट टू पब्लिक अटेंशन। अब क्या 1976 में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसने अनाउंस किया कि जो डैम है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा, और इससे फिर क्या हुआ, पब्लिक अटेंशन यहाँ पर हुआ। रोमुलस जो वेटेकर थे, फाउंडर ऑफ द मद्रास, ठीक है, मद्रास स्नेक पार्क। अब इसमें ध्यान देना, ये जो नाम है ये ध्यान देना, जो रोमुलस वेटेकर हैं वो फाउंडर है मद्रास स्नेक पार्क के, ठीक है, और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के। ये कहे जा सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले इस तरफ पब्लिक का जो अटेंशन है वो धीरे धीरे करके इस एरिया पर ध्यान आकर्षित किया लोगों का। फिर इसमें और आगे जाकर अगर आगे आप देखेंगे तो मिसेस इंदिरा गांधी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रही इंडिया की, आप जानते हैं, इन्होंने भी इस डैम को कंस्ट्रक्शन हेल्ड वेरी यूनिक फ्लोरा फौना, ठीक है, तो इन्होंने भी इसमें स्टॉप करने के लिए इसमें काफी एक सहयोग दिया। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो साइलेंट वैली फॉरेस्ट है इसको डिक्लेयर किया गया
national park on 7 September 1875, the Silent Valley National Park on 1 September 1986, ठीक है 1986 Silent Valley National Park was designated the core area of Nilgiri Biosphere Reserve। इस चीज को ध्यान में देना, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं जिसके कारण ये सारा पूरा एनवायरमेंटल कंसर्न्स के रिलेटेड ये नेशनल पार्क की मूवमेंट है, ये चला है। और इसमें क्या क्या बातें हैं जो मैंने आपको ध्यान देनी है वो बता दी है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना एपिको आंदोलन। इस चिपको आंदोलन से रिलेटेड ही इंस्पायर्ड हुआ है एपिको, जो कन्नड़ भाषा है कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट में। तो कन्नड़ में एपिको जो चिपको है उसको एपिको बोला जाता है। पेड़ों से चिपकना, पेड़ों को हक करना, उनको एपिको बोलते हैं कन्नड़ भाषा में, ठीक है। तो ये कन्नड़ नॉर्थ जो कन्नड़ है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंस है साउथ इंडिया का, ये रहा है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, शुरू हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, एपिको मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान में रखना, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा ये शुरू किया गया था। कहां पर, कर्नाटका में, ठीक है, सितंबर 1983 में। मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन ऑफ सकलानी हग द ट्रीज, जो इन्होंने क्या किया, ट्रीज को हग किया और उनको बचाने की कोशिश की। किससे, जो यहाँ पे जो कालेज फॉरेस्ट है ना, उनको ये भी ध्यान में रखना कि कौन से फॉरेस्ट, जो कालेज फॉरेस्ट है उसको इन्होंने बचाने की कोशिश की। ये जो पूरा एपिको मूवमेंट है, इनने एक नया जन्म दिया है अवेयरनेस का। किस, कहाँ पर, साउथ इंडिया में जो एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड जनता को एक अवेयरनेस दिया फिर से एक नया, कि एनवायरमेंट को हमें क्या करना है, कंजर्वेट करना है। देखो इसमें अगर हम टाइमलाइन में पीछे जाते हैं तो 1950 में 1950 में उत्तर कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो कवर था 81%, मोर देन 81% ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट से ये कवर था, 81% से भी ज्यादा एरिया ये फॉरेस्ट से कवर था। अब जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट है ये क्या है, ये बैकवर्ड एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, ये बैकवर्ड एरिया है और इसको इनिशिएट करना चाहिए हमें, इसको प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए। देयर मेजर इंडस्ट्री, पल्प और पेपर की यहाँ पर इंडस्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्रीज यहाँ पर लगवानी है, ताकि ये वाला जो बैकवर्ड एरिया है पूरा, इसको क्या जा सके, इसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। इसी इसी चेन में, इसी प्रोसेस में यहाँ पर क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम लगाने का, कंस्ट्रक्शन करने का यहाँ पर एक बात शुरू हुई, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ देखोगे अगर आप, द फॉरेस्ट हैड स्ट्रक्स नियरली 25% ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया बाय 1980, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो 25% एरिया पूरे डिस्ट्रिक्ट का कवर करता था। और लोकल जो पॉपुलेशन है, स्पेशली पुअरेस्ट ग्रुप, वर डिस्प्लेस्ड बाय द डैम। अब यहाँ पर जो डैम बनाना था, देखो यहाँ पर क्या, एक तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा ही, और इसके अलावा जो जो गरीब लोग थे वो डिस्प्लेस किया जा रहे थे डैम बनाने की वजह से यहाँ पर, ठीक है। द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल मिक्स फॉरेस्ट, अब जो नेचुरल यहाँ पर नेचुरल आपको दिखते हैं फॉरेस्ट, उनको अब जानबूझ करके मिक्स किया जा रहा था, किससे, जो टीक्स हैं और यूकेलिप्टस के प्लांट्स हैं, प्लांटेशन यहाँ पर किया जा रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे पल्प और पेपर की इंडस्ट्री लगानी थी, तो ये चीजें यहाँ पर कर रही थी। अब ये जो सारी बातें हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 3 P में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती हैं, पेपर, प्लाईवुड एंड पावर। पावर यानी कि जो प्लांटेशन यहाँ पर करा जा रहा है, पावर का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप आगे क्या होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पर रिजल्ट इसका निकलता है, 4th P इनसे निकल जाता है, क्या, पेपर, प्लाईवुड, पावर से रिलेटेड। फिर एक तीसरा जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी लेकिन होता है उसका उल्टा, यहाँ पर पॉवर्टी, एक 4th P यहाँ पर उभर करके सामने आता है, कि जो पुअर लोग थे वो धीरे धीरे करके और भी पुअर होते जा रहे हैं। ये इसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पर, ठीक है। अपिको मूवमेंट ने क्या ट्राई किया था, अपिको मूवमेंट ने ट्राइंग टू सेव वेस्टर्न घाट बाय स्प्रेडिंग द इट्स रूट ओवर साउथ इंडिया, ठीक है। तो जो सेव करना है साउथ इंडिया तक, ये जो पूरा फैल गया था ये मूवमेंट, इस मतलब इसकी जो रूट थी वेस्टर्न घाट बाय स्प्रेडिंग इट्स रूट ओवर साउथ इंडिया, इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए वेस्टर्न घाट को जो कि फैला हुआ है साउथ इंडिया तक, इसका ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहा है। इसने ये सारी चीजें ट्राई करी। द मूवमेंट ऑब्जेक्टिव कैन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर एरिया। जो मूवमेंट है इसको 3 मेजर एरिया में इसको ऑब्जेक्टिव को आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, एपिको मूवमेंट इज स्ट्रगलिंग टू सेव रिमेनिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सबसे पहली बात चीज जो आपको करना है इस मूवमेंट में, क्या करना था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो वेस्टर्न घाट के, उनको बचाना है।
फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सारी चीजें थी, जो ट्रॉपिकल रिमेनिंग जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो बचे हुए हैं उनको सबसे पहली चीज बचाओ वेस्टर्न घाट के। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, it is making a modest attempt to restore greenery to denuded areas, जो काटे गए क्षेत्र हैं जहां से पेड़ों को काटा गया है उनको फिर से क्या किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, इनको रिस्टोर किया जाए। और जो थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव रहा है, स्ट्राइविंग टू प्रोपोगेट द आइडिया रैशनल यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिसोर्स का जो वहां पर आप कह सकते हैं जो एक प्रेशर है उसको कम किया जा सके और उसको सेव किया जा सके, टू ग्रो एंड टू यूज रैशनल। अब इसको देखो तीन नामों से यहाँ पे जानते हैं, कन्नड़ भाषा में इसका एक स्लोगन चला है, उबसु, बेलसु, ठीक है, और बालासु। उबसु का मतलब है सेव करो उसे, और बेलेसु का मतलब ग्रो, एंड बालासु का मतलब हो गया रैशनल यूज। इस मूवमेंट का ये पॉपुलर स्लोगन रहा है, इसको ध्यान में रखना। अब इसमें देखो कई तरीके की टेक्निक इस मोमेंट को, इस पूरे एरिया को बचाने के लिए कई तरीके इसमें टेक्निक अपनाई गई, जैसे फुट मार्च किया गया पूरे अंदर तक, जो फॉरेस्ट है उसमें अंदर तक गए फुट मार्च करते हुए, ठीक है, स्लाइड शो, फोक डांस हो गया, स्ट्रीट प्लेज हो गया, इस तरीके के यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं वो अपनाई गई हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ और एक दो पॉइंट और हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी इन एपिको मूवमेंट इज रिलेटेड टू rational use of ecosphere through introducing alternative energy source to reduce the pressure of on forest। ठीक है, जो फॉरेस्ट पर हमारी एनर्जी है उसका अल्टरनेट एनर्जी को ढूंढा जाए, और जो फॉरेस्ट पर हमारी एनर्जी है उसको रिड्यूस किया जाए कि उस पर हम क्या रहे, कम डिपेंडेंट रहें, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना हो, जो बैलेंस है वो बना रहे। द मूवमेंट हैड स्प्रेड टू द 4 हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका प्रोविंस, ये आगे आगे भी फैला ये कर्नाटका प्रोविंस में। ठीक है, पोटेंशियल स्प्रेड टू ईस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु प्रोविंस एंड गोवा प्रोविंस। आप फिर देख सकते हैं फिर धीरे धीरे करके इंडिया में पूरे ये फैला है, तमिलनाडु में भी, फिर उस समय पर गोवा में भी ये मूवमेंट आपको देखने को मिला, इसकी जो जड़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आता है, देखो अब आपका नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो एक ऐसा मूवमेंट है, ये भी पूछा गया है रिसेंटली दिसंबर 2019 में, और बाकी भी पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, नर्मदा बचाओ जो मूवमेंट है, आंदोलन है, ये इंडिया का सोशल मूवमेंट है, एनवायरनमेंट का कंसर्न है लेकिन इसमें ये सोशल मूवमेंट है। क्या क्या सारी बातें इसमें है ध्यान में देंगे, अभी बताता हूँ आपको। देखो, इंडियन सोशल मूवमेंट स्प्रेड हेडेड बाय नेटिव ट्राइबल। ठीक है, ये जो नेटिव ट्राइब्स थी वहाँ की जो आदिवासी हैं, ठीक है, फार्मर कहाँ के, अभी बताता हूँ, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट ए नंबर ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में बनने वाले जो लार्ज डैम है, सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, ठीक है, जो गुजरात में सबसे बड़ा एक डैम बन रहा है नर्मदा रिवर पर। ठीक है, तो उसको उससे उसके अगेंस्ट, अब अगेंस्ट क्यों, तो क्या सारा कंसर्न था बताते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए जो वहाँ के नेटिव ट्राइब्स हैं, ठीक है, और वहाँ के फार्मर्स हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इन सब ने इनको रोकने के लिए क्या करा, काफी पुरजोर मेहनत करी। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। अब देखो नर्मदा जो रिवर है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होकर के गुजरती है, आप सभी जानते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा डैम है ना वो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, ये इसका बिगेस्ट डैम है, was one of the first focal point of the movement। ये सबसे पहला फोकल पॉइंट मूवमेंट का था जो कि गुजरात में है। It is a part of Narmada River project whose main aim to provide irrigation and electricity to people of the above state। ठीक है, इसका मेन एम क्या था नर्मदा प्रोजेक्ट का, कि सबसे पहले जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोगों को ये सारी चीजें, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो प्रोवाइड कराई जाए। नर्मदा इंक्लूड कोर्ट एक्शन, हंगर स्ट्राइक, इसमें भी देखो वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, गैदरिंग की जाएगी, सोशल गैदरिंग, स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, ठीक है, नोटेबल फिल्म्स, आर्ट एंड पर्सनालिटीज, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नर्मदा मूवमेंट आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, विद इट्स लीडिंग स्पोक पर्सन, कौन कौन से इसमें देखो लीडिंग व्यक्ति थे जो लीड में रहे, आगे आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे शुरुआत में आता है नाम मेधा पाटकर का, फिर इसमें आगे जुड़ जाते हैं बाबा आमटे, और बाबा आमटे के अलावा इसमें एक और व्यक्ति जुड़ेंगे, अभी आपको आगे नाम पता चलेगा। ठीक है, तो ये इसमें जुड़ते हैं। अभी जो नर्मदा मूवमेंट है इसको भी एक अवार्ड मिला था, जो कि आपने पहले भी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, नर्मदा मूवमेंट को भी मिला है राइट लिविंगहुड अवार्ड 1991 में। ठीक है,
अब ये शुरुआत कहाँ से होती है, देखो थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे चलते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे 1947 में जब न्यू गवर्नमेंट लॉन्च हुई थी, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री रहे सबसे पहले, तो इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन पाया, इसमें पाया कि जो नर्मदा रिवर है उसका पानी अरेबियन सागर में गिरता है, अरब सागर में गिरता है, मध्य प्रदेश से होकर के और गुजरात से होकर के मध्य कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है, आप सभी जानते हैं। तो इस पर क्यों ना क्या बनाया जाए, एक डैम बनाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोवाइड कराई जाए बाकी स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसको। ठीक है, तो इसके लिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो ट्रिब्यूनल है वो क्रिएट किया गया, क्योंकि नर्मदा रिवर देखो वो एक से ज्यादा स्टेट में बहती है, तो जाहिर सी बात है किसी स्टेट में ज्यादा पानी होगा, किसी स्टेट में कम पानी बहता होगा। अगर इसका सही तरीके से अनुपातिक रूप से बंटवारा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, स्टेट में, दो स्टेट्स में क्या होने लगता है, विवाद होने लगता है पानी को लेकर के। तो ये विवाद भी इस रिवर में था। जो विवाद होगा उसको हम अलग से देखेंगे, है ना। तो लेकिन फिर भी इसमें क्या किया गया, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को क्रिएट किया गया। इन सब के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्टूबर, इसने क्या करा, इस डिस्प्यूट को, इसको ध्यान में देते हुए, ये डिस्प्यूट फिर आगे तक चलेगा आप देखोगे तो, ठीक है। 1969 में ये बॉडी क्रिएट हुई थी और ये 10 सालों के बाद दिसंबर 1989 1979 में, आफ्टर 10 ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द डिसीजन एज गिविंग बाय द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल जो बना था ये डिस्प्यूट्स को लेकर के, ध्यान में देना है कि कौन कौन से डिस्प्यूट है, क्यों ये डिस्प्यूट है, इसको इसका जानकारी के लिए ये जो निकला था 10 सालों बाद इसका क्या आया, इसने अपना डिसीजन सुनाया। ठीक है, सारी पार्टी इसमें क्या थी, इसमें डिस्प्यूट रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या करा, आगे इसको रिलीज किया। और इसमें 30 मेजर, अब ट्रिब्यूनल का डिसीजन देखो आप यहाँ पे, 30 मेजर, 135 मीडियम और 3000 स्मॉल डैम इसमें बनाने की इसको ग्रांटेड, इसको मिला, अप्रूवल मिला कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इंक्लूडिंग राइजिंग ऑफ द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट बढ़ाने का भी इसको अप्रूवल मिला। 1985 में आफ्टर हियरिंग अबाउट सरदार सरोवर डैम, मेधा पाटकर एंड हर कॉलीग्स, ठीक है, 1985 में जब सरदार सरोवर डैम को बनाने का, उसका और ज्यादा उसको ऊपर उठाने का, उसको ऊंचा करने का सुना किसने, मेधा पाटकर ने और उनके कॉलीग्स ने। तो वो गए साइट पर, प्रोजेक्ट की साइट पर गए, उसको नोटिस किया और जब इसको पाया तो पाया उन्होंने फिर क्या कि ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को, कंसर्न्स को रिलेटेड, ये इसको फुलफिल नहीं करता है, और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ वहां रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कल्चरल जो उनका सेटलमेंट है उसको भी ये क्या करता है, नष्ट करता है, इसको ध्वस्त करता है। इससे रिलेटेड उन्होंने क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको चेक करने के लिए कहा। ठीक है, इसको कि आप एक बार देखा जाए। तो फिर भी जो ये क्या है, द रीजन फॉर दिस वाज साइटेड नॉन फुलफिलमेंट, ये फुलफिल नहीं करता है एनवायरमेंटल, जो कंप्लीटली एनवायरमेंटल कंडीशंस को और जो वहां रहने वाले व्यक्ति हैं उनको। ठीक है, जब ये सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, ठीक है, इसमें आगे यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी हुई देखो, गिवन नो इन्फॉर्मेशन, जब ये देखो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था तो इस समय पर क्या हुआ, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग थे, गरीब जनता थी, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि शुरुआत ही किसके द्वारा किया, जो ट्राइब थी, वहाँ की नेटिव ट्राइब्स थी ना, उनके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। उन सबको डिस्प्लेस करने से पहले कोई नोटिस भी नहीं मिला, लीगल नोटिस। ठीक, उनको फटाफट से उठाया और कहीं दूसरी जगह जाने को उनको बोल दिया गया, रिहेबिलिटेट करने का। ठीक है, तो इसका कोई उनको ऑफिशियल, उनके हाथ में कोई भी चीजें उनको नहीं मिली। ठीक है, इसलिए ये सरदार सरोवर डैम को रोकने के लिए मेधा पाटकर ने अपना ये मूवमेंट शुरू किया और बाकी उसमें आकर के लोग और जुड़े हैं। सरदार सरोवर डैम्स कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1999, ठीक है, 1999 में ये शुरू हुआ था और डिक्लेयर फिनिश, ये जो इसको पूरा कंप्लीट किया जाना था 2006 में किया जाना था। ठीक है, अब क्योंकि बीच बीच में काफी बार आप देखेंगे जो डिस्प्यूट चलते रहे हैं, इसलिए अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मतलब अभी कंस्ट्रक्शन इसमें अब जो 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो आई है गवर्नमेंट, उन्होंने इसका क्या किया है, इसकी हाइट जो है 138 मीटर से बढ़ा करके 163 मीटर इसको बनाना तय कर दिया है। मेधा पाटकर हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, ये इसके सबसे आगे रहे हैं इस मूवमेंट में। फिर आगे इसमें आकर के देखो जुड़ गए हैं कौन, बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे भी इसमें जुड़ गए हैं। क्राई ओ बेलोड नर्मदा, इनका ये सॉन्ग रहा है इससे रिलेटेड, क्योंकि आपने जानते हैं इसमें कि फोक डांस और इस तरीके के मूवमेंट और गानों की वजह से इन गानों को, ये इनके टेक्निक्स थे नर्मदा को बचाने के लिए। ठीक है, अब इसमें आगे और लोग जुड़ जाते हैं, देखो आमिर खान, जैसे आमिर खान इसमें आमिर खान,
अरुंधति रॉय, ठीक है, तो ये सारे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। अरुंधति रॉय बोकर प्राइज विनर अरुंधति रॉय इसमें आकर के जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो इसको सपोर्ट करते हुए नीतीश कुमार जो सीएम रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार मोदी जी से क्या करते हैं, अपील करते हैं राजघाट पर कि जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा है वो उसको क्लोज मत करिए, क्योंकि जो रिहेबिलिटेड पीपल हैं उनको कैश नहीं दिया गया है, लेकिन उनको अल्टरनेट लैंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो इसको फिर से शुरू किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इसका रास्ता आगे की तरफ खोल देते हैं, ठीक है। तो ये रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गंधर्मर्धन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन ओडिशा, और टिहरी दाम होगा इसके बाद, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। गंधर्मर्धन जो एक हिल है, ये क्या है, एक पहाड़ी है। कहाँ पर? ओडिशा में एक पहाड़ी है जो कि बॉक्साइट रिच है। यहाँ पर बॉक्साइट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अभी गंधर्मंदर जो है ना, ये सिचुएटेड इन संबलपुर बोलांगिर रीजन में है, ओडिशा में, वेस्टर्न ओडिशा में, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, ये किस किस कारण से हुआ था, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जो बाल्को इंडस्ट्री है जो बाल्को इंडस्ट्री है आप सभी जानते हैं, ठीक है, बॉक्साइट के एक्सटेंशन के लिए, तो इसके अगेंस्ट ये सर्वाइवल, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये पूरा गंधर्मर्धन जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है शुरू हुआ था ओडिशा में। गंधर्मंदर के बारे में आपको एक बार में बात बताऊं, आपने हनुमान जी का हनुमान जी जानते हैं कि हनुमान जी ने एक पर्वत उठा लिया था अपने कंधे पर, क्योंकि लक्ष्मण जी को एक तीर लग गया था। ऐसी एक हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है। तो गंधर्मंदन वो पर्वत है जिसको उठा करके हिमालय से लेकर के आए थे हनुमान जी, और उसको उड़ीसा में यहाँ पर रखा था, जिससे संजीवनी बूटी निकाल करके उनको लगाई गई थी, ठीक है। तो फाइट अगेंस्ट बाल्को वाज द फर्स्ट फाइट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। बाल्को वाज द फाइट फॉर सर्वाइवल, बाल्को से सर्वाइवल के लिए ये फाइट शुरू हुई थी। ये रिकॉल मतलब एक नाम ध्यान में रखना, सुभद्रा मलिक 85 ईयर की जो थी, वो इसके लेड टू स्ट्रगल, इन्होंने इस स्ट्रगल को लीड किया था। 85 ईयर की ये क्या है, एक देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति जिन्होंने इसको लीड किया था। Region was regarded by tribal peasants and their mother, who provide them with food, firewood, fodder, and also water for cultivation and drinking purpose. जो गंधर्मंदर हिल है ये काफी इंपॉर्टेंट हिल है। यहाँ पर ना केवल आप देखो तो बॉक्साइट, बल्कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ से जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग आप जानते हैं जल के स्रोते, और लगभग यहाँ से बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी बड़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं, बॉक्साइट मिलता है। तो इन्वायरमेंट के जो पर्पज से ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल ये एक सेंसिटिव एरिया है। अब क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्साइट है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो इस चीज को भी देख करके बाल्को जो आई कंपनी, उसका यहाँ पर क्या हुआ, उनका यहाँ पर ध्यान आकर्षित हुआ। उसको देखने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये एथनिक कंपोजिशन है, जो यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटीज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो भी मिलती है, जैसे गोंड, जैसे भिंजाल, जैसे खंडास, ये सारी यहाँ पर मेजर मिलती हैं। कुल्टास भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। बाल्को ने गंधर्मदन हिल में जो पता लगाया कि यहाँ पर एस्टिमेटेड जो डिपॉजिट है बॉक्साइट का, वो 213 मिलियन टन है, ठीक है, 213 मिलियन टन है, जो कि केवल 9.6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। बाल्को ने एक प्लान किया कि यहाँ पर गंधर्मदन में माइनिंग की जाएगी, ठीक है। प्लान फॉर माइनिंग गंधर्मदन हिल विद एन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना किया जाएगा, 31.20 करोड़, और क्रिएशन, इससे एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, 500 लोगों को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इन्वायरमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, और 3000 लोगों को लगभग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे इतना बड़ा मात्रा में अगर जब यहाँ पर ब्लास्ट करना है, क्योंकि ब्लास्ट करके निकाला जाएगा, तो फिर देखो क्या हुआ, 1985 में, जुलाई 1985 में डैमेज ऑफ नरसिंहनाथ, ठीक है, नरसिंहनाथ जो 800 साल पुराना मंदिर था इनका, जिसको वो पूजते थे, उसमें क्रैक पड़ने लगे, जिससे फिर ये क्या हुआ, जब फिर ये कंसर्न बन गया, एक इन्वायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। और इन्होंने काफी पेड़ों को वहां पर जलाया, और इस तरीके से सारे मूवमेंट ये चला है। फिर ये गंधर्मर्धन सुरक्षा परिषद
भी फॉर्म हुई थी ग्राम पंचायत के द्वारा, और जो लोकल लेवल की जो बॉडीज हैं इस मूवमेंट में फिर आगे ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और ये नाम जो मैंने आपको अभी बताया है सुभद्रा मलिक, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पूरा मूवमेंट रहा है गंदरबंधन मूवमेंट प्रोटेक्शन इन ओडिशा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखो ये है, अब यहाँ पर देखो ये जो ब्लास्टिंग हो रही है हिल में, जिससे जो कैनाल्स हैं वो सूखने लग रही हैं और एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो पूरा लैंड जो है वो क्या हो गया, उसको प्लो करना, उसको उसको आ, उसकी क्या करना, जुताई करना और उसमें बीज बोना, वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इससे ये इन्वायरमेंट के कंसर्न के रूप में उभरा। और फिर ये मूवमेंट आपको आपके एग्जाम में भी देखो अब आपको पढ़ना है, और इसको पढ़ो ध्यान से। अब इतने आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट मूवमेंट बचा है जिसको आपको पढ़ना है, टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो टिहरी डैम जो है वो एक टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, और वन ऑफ द टॉलेस्ट है इन द वर्ल्ड। ये एक एमकारमेंट डैम है। एमकारमेंट डैम का मतलब है जो कि किससे बना है, कंक्रीट से बना हुआ डैम है। भागीरथी पर बना हुआ है, ये इस बात को ध्यान रखना। भागीरथी रिवर जो कि टिहरी में है, टिहरी में भागीरथी रिवर, टिहरी के पास उत्तराखंड में, वहां पर ये डैम बना हुआ है इंडिया में, ठीक है। अभी इतना तो आप जानते हैं इंडिया। It is the primary dam of the Tehri Hydroelectricity Dam Corporation Limited India Limited and the Tehri Hydroelectricity Complex। इसका जो फेज 1 है वो कंप्लीट होना था 2006 में, 2006 में, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया जा रहा है, देखो इसको बनाया इसलिए जा रहा था इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, ठीक है। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉर टिहरी डैम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड 1961 में। इसका जो पहला प्रोजेक्ट है वो शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेट करने के बाद 1961 में इसको पास किया गया। इसका जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन का डिजाइन, वो शुरुआत किया गया 1978 से आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडीज, बट वाज डिलेड ड्यू टू फाइनेंशियल एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट, ठीक है। इसको 1978 में शुरू किया जाना था, लेकिन नहीं किया जा सका, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट की वजह से इसको शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन बाद में 1986 में अगर आप देखोगे तो 1986 में टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट वाज प्रोवाइडेड बाय यूएसएसआर, ठीक है। जो संयुक्त राज्य जो संघ है, सॉरी जो रशिया है, रशिया यूएसएसआर आप सभी पहले जानते हैं यूएसएसआर था, बाद में टूट करके अलग हो गया, है ना। तो 1986 में टेक्निकल और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस था वो मतलब की मदद जो है वो प्रोवाइड कराई गई भारत को। लेकिन बाद में वो इंटरप्ट कर दी गई, उसमें व्यवधान आ गया, क्यों, क्योंकि फिर ये बाद में क्या हुआ, ये पॉलिटिकल, इसमें इनस्टेबिलिटी आ गई, ये एक सोशल मूवमेंट के रूप में आगे कन्वर्ट, सोशल और एनवायरमेंट इसमें आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, तो फिर ये इंटरप्ट होने लगा। जो कि बाद में फिर इसका जो पूरा जिम्मा आया वो उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश के हाथ में आ गया। 75% जो फंड था वो उत्तर प्रदेश की सरकार को, 25% जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको ये प्रोवाइड कराना था, ठीक है। इसमें और क्या क्या चीजें देखो, ये है टिहरी डैम, आपको दिख रहा होगा एमकारमेंट, काफी ऊंचाई पर है ये, इसके बारे में ऊंचाई गहराई इसका सभी अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है टिहरी डैम के बारे में कुछ इसके जो कुछ मैकेनिकल एस्पेक्ट हैं, देखो टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम वो 260.5 मीटर, ये यानी कि इसकी फीट में भी देखो हाइट है, इसकी हाइट इतनी है ये, और इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो 575 मीटर इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो 20 मीटर इसकी विड्थ है। इसकी बेस विड्थ जो है वो 1,128 मीटर है, ठीक है। जो डैम क्रिएट्स द रिजर्वायर ऑफ, ये इसमें कितना रिजर्वायर है पानी का, तो 4 क्यूबिक किलोमीटर इसमें पानी का, इसमें पूरा रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा, जो कि विद सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया लगभग 52 किलोमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया आपको इसमें देखने को मिलेगा। The Tehri Dam has been the object of protest by environmental organization and local people to of the region, ठीक है। वे वीरेंद्र दत्त सकलानी, लॉयर एंड फाउंडर ऑफ एंटी टिहरी डैम स्ट्रगल कमेटी, इस नाम को याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, वीरेंद्र दत्त सकलानी, जो कि लॉयर और फाउंडर थे एंटी टिहरी डैम, इस टिहरी डैम के विपक्ष में, ठीक है। इसको रोकने के लिए एंटी टिहरी डैम स्ट्रगल कमेटी इन्होंने बनाई,
और इसको और इस कमेटी में इन्होंने क्या करने की कोशिश करी, कॉन्सिक्वेंसेस जो अवेयरनेस करने के लिए, जो इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो लोगों को बताने के लिए इसमें इस कमेटी को बनाया गया। ठीक है, अब बाद में चल करके इसको आगे एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट थे, मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया है, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन में भी पढ़े हैं आपने अभी। फिर इन्होंने इसको क्या किया, आगे लीड किया और एंटी टिहरी डैम मूवमेंट को 1980 तक 2004 तक इसको क्या करा उन्होंने, लीड किया। The protest was against displacement of town inhabitants and environmental consequences of the weak ecosystem। इसका जो मेन थीम है देखो क्या है कि किस लिए ये शुरू हुआ है, जो डिस्प्लेस किए गए हैं जो व्यक्ति वहां से, देखो लगभग 1 लाख लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया और इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी हैं इसके अपने, अभी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या समस्याएं हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं देखो ये हिमालय के फुटहिल में बना ये एक डैम है जहां पर एक सिस्मिक गैप आपको मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमालय जो है वो 2 प्लेटों के कोलाइजन से बन के मिला है, मिल करके बना है। नॉर्थ में जो प्लेट है वो आप जानते हैं वो यूरोपियन प्लेट है, साउथ में आप देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों के मिलने से ये बना है। जहाँ पर सिस्मिक गैप आपको दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है जहाँ पर 2 प्लेटें मिलती हैं वहां पर सिस्मिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस क्षेत्र में अगर इतना ऊंचा डैम अगर आप बनाएंगे तो ये उसकी क्या है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आपको इसका ऐसा नहीं कि केवल ये एक थियोरेटिकल बात है, यहाँ पर आपको 1991 में, ठीक है, अक्टूबर 1991 में 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसका एपिसेंटर कहाँ था, इसका एपिसेंटर था 53 किलोमीटर ऑफ द 53 किलोमीटर दूर था इससे, बिल्कुल कहा डैम से, जो डैम है केवल 53 किलोमीटर से दूर था। इसके पास भी आ सकता है, अगर आ गया तो देखो कितनी तबाही ये मचा देगा। इसलिए ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी वजह से इसको रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 2005 में इसमें जो रिजर्वायर था वो काफी था, लेकिन 2005 के बाद देखो इसमें इस डैम के बनने से जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर का पानी धीरे धीरे करके जो उसका नॉर्मल पानी है ना उससे कम होने लगा। अब ये जब ये पानी नहीं कम होने लगा, क्योंकि भागीरथी जो रिवर है देखो वो उत्तराखंड के लोगों के लिए वो गंगा के बिल्कुल गंगा के समान है, क्योंकि वही आगे जाकर के गंगा बनेगी ना, भागीरथी और अलकनंदा, उसको पूजते हैं। अब उसमें पानी कम होने लगा तो ये रीसेंटमेंट का कारण बन गया, यानी कि लोगों की आस्था को इससे धीरे धीरे ठेस पहुंचने लगी, तो ये इससे कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे हैं। अब देखो ऐसे करके लोगों ने इसका क्या क्या है, इसको इस बांध को बनाने के लिए उसके विरोध में, ठीक है, एंटी टिहरी डैम उस सोच को देख करके ये अपने दीवारों पर, घरों की दीवारों पर देखो इस प्रकार से आपको लिखावट देखने को मिलेगी, मिली थी उस समय पर, बांध नहीं चाहिए, बांध क्या है, पहाड़ का विनाश है, इस तरीके से इसका विरोध किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज देखी हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, और निश्चित रूप से आपको इसके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, इसका पूरा नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ नया मिला है और आपको इससे फायदा होगा निश्चित रूप से, तो जरूर से क्या करना है, आपको अपना फीडबैक देना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको और किस टॉपिक में आपको और प्रॉब्लम है वो मुझे बता देना। इसी तरीके से आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग वे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और YouTube पे, अनअकैडमी पे सब जगह फॉलो कर लेना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, YouTube को फॉलो कर लीजिए, लाइक करना है, कमेंट करना है, देखो कमेंट और लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है सारा कंटेंट बनाने में और फिर उसको रिकॉर्ड करके करने में कई बार 1 से 2 बार भी करना पड़ता है। तो अब यही चीज है जो आपका मोटिवेशन है, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यही चीज है बस जो मोटिवेशन का फैक्टर रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। तो जरूर से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।